हेलो क्लास 10th सीरीज़ ए क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का एचसीएफ फाइंड आउट करने को कहा था। तो आप क्या करेंगे, इन सब के फैक्टर्स कर देंगे। ठीक, 6, 72 और 120। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 236, 218, 29, 33 और यहाँ पे 260, 230। एचसीएफ होता है कॉमन जो हो तीनों में। यहाँ पे 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक फैक्टर आ गया 2। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक आ गया 3। बाकी चीज़ें यहाँ होंगी तो यहाँ नहीं होगी, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है 336 और 54 का एलसीएम। क्या करेंगे आप, 336 और 54 को एक साथ ले लेंगे और किससे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। अब ये 2 से एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, 3 से, 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा और यहाँ पे 3 9 ज़ा। अब जो हमारे पास वैल्यू आई ये 3 से डिवाइड होती है बट ये नहीं होती, तो नेक्स्ट 7 से होंगे क्या। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे ये दोनों एक साथ डिवाइड हो, तो इन सब की मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 2 इंटू 3 इंटू 56 इंटू 9, 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 इंटू 56, 6 चौक 24, 6 5 30 तो 32, 5 चौक 20, 5 5 25 तो 27, तो 3024, माने सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास सवाल होगा यहाँ क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉमन टेबल एक साथ इनको डिवाइड नहीं कर सकता था, और एलसीएम का मतलब होता ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, सपोज करो ऐसा पॉलिनोमियल है, तो उसके ज़ीरोज़ की संख्या कितनी होती है 2, क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होता तो क्या आंसर होता 3, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, तो नेगेटिव जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगी, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 to 1 के बीच में होती है, 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट है इस इक्वेशन का विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माने माइनस 6 स्क्वेयर प्लस माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया 36 माइनस 40, तो क्या आंसर आया -4, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन में ये खाली स्थान भरना है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं ए एन का है, ए प्लस एन माइनस 1 होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई का रिजल्ट पूछा है। तो साइन थीटा कोसिकेंट को लिखते हैं 1/साइन थीटा, तो रिजल्ट क्या आया 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो समरूप, इंग्लिश में सिमिलर, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन है कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हिंदी में छेदक रेखा और इंग्लिश में सिकेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। 10th एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वो होता है पाई आर एल, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इस एपी की नेक्स्ट टर्म पूछी है। आप देख रहे हैं
ये -2 करके आगे बढ़ रही है, तो आगे क्या होगा -9.2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेमस फॉर्मूला कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर दें। ये हो गया 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के पास कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट कितना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो C कितना है -15 और A कितना है 1, तो 15/1, यानी ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं, वहाँ पे HCF दिया हुआ है, चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे LCM निकालना है। तो हम जानते हैं कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ हम LCM एज इट इज़ रहने देंगे, HCF की वैल्यू 9, और टू नंबर्स की मल्टीप्लाई मतलब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो LCM कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड 9 3 ज़ा, फिर बच गया 3 9 4 ज़ा, तो 34 इंटू 657, तो गुणा करके इसका उत्तर आया 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पॉइंट की निर्देशांक पता करने हैं जो ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स को नेम दे दिए ए बी और जिसको फाइंड आउट करना है सी। तो ऐसा लिखेंगे लेट ए -17 बी 4-3 एंड सी x, y। ठीक है, अब x के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की भी, यानी c के निर्देशांक पता करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। किसका पहला कौन निकालेंगे x, तो x का फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1, यानी रेशो 1 होगी तो वैल्यू x2 और रेशो 2 होगी तो x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो रेशोज़ कितनी है उनको लिख लें, m1 है 2, m2 है 3, ये गिवन है। तो m1 2 भरा। अब ये जो x1 और x2 होते हैं ये a और b के होंगे, ठीक है, जिनके बीच में ये पॉइंट C आ रहा है। तो यहाँ पे x2 कितना है 4, फिर प्लस का साइन, m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 अपॉन 2 + 3, ये कितना बन गया 8, 3 1 ज़ा 3 -3 अपॉन 5, तो 5/5, ये कितना आ गया 1, तो x आ गया आपके पास 1। अब आप y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला, यही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, तो 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये कैलकुलेशन कितनी आई 2 3 ज़ा हो गया 6 माइनस का 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5, तो कितना बन गया है 15/5, तो कितना आ गया 3,
तो y आ गया 3। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स थे y x था 1 और y है 3। ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, cos 30 भी। ये वैल्यू पुट कर दी इनकी, 3 3 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या बन गया, 9 का रूट कितना होता है 3/4 प्लस, तो ये कितना आ गया 3 + 1 4/4, कितना आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक पेयर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्स्ट नेम दे दिया, इसको सेकंड। आपके पास कौन कौन से मेथड है, विलोपन और प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम 9x = 2y + 7, x यहाँ से क्या जाएगा 2y + 7/9। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको मान लेंगे 3। कहाँ पुट करेंगे, सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट x = 2y + 7/9 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 3x की जगह लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही। -4 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ये क्या बन गया 2y + 7/3 - 5y/3 = 4। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जो कि आया 3। यहाँ 3 नहीं है, एलसीएम आया 3, ये एज इट इज़ ही रह गई। तो 1 से 3 को डिवाइड हुआ, आया 3, 3 से 5 को मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का तरीका होता है। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ आप देखो 2y और 15y -13y + 7, वो कितना बन गया 12, -13y, 7 उधर क्या हो गया माइनस, तो y कितना आया 5/-13, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको। ये जो y की वैल्यू आई, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y = -5/13 इन थर्ड, ठीक। तो x = 2 × -5/13 + 7/9, ये क्या बन जाएगा 2 5 हो जाएगा 10, माइनस का 10/13 + 7/1/9, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 13 7 हो जाएगा 91/9, ठीक है। अभी कितना बन गया 81/13। अब अपॉन के नीचे अपॉन हो तो नीचे वाली वैल्यू उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई करती है। तो 9 9 ज़ा, क्या आंसर आया 9/13। तो x भी निकल गया और y पहले से निकला हुआ था। नेक्स्ट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ या मूल निकालने हैं। तो क्या करते हैं, पहले a × c, तो कितना आया 1 × -10, फिर क्या करते हैं, मिडल टर्म को हमें 2 हिस्सों में बांटना होता है। ये है आपकी बीच की संख्या, उन दोनों हिस्सों को जोड़ो तो दोबारा 3x बन जाना चाहिए, और उन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाना चाहिए। तो 10 के फैक्टर कर दो, उससे जल्दी मिल जाते हैं। तो 5 × 2, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x लिखूँगा तो 3x आ जाएगा, और 5 × 2 -10 भी हो जाएगा। अब पहले पेयर से कॉमन x ले लिया, तो अंदर बचा x - 5 + 2, अंदर बचा x - 5, कैसे 2 5 सा 10, प्लस माइनस। अब बाहर की वैल्यू कलेक्ट की,
अंदर की वैल्यू एक बार लिखी, कंपेरिजन 0 से किया, x+2 को 0 से कंपेयर किया, x आ गया -2 और x आ गया 5, तो ये आ गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी से है। बताया जा रहा है कि 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। इसका मतलब P ऑफ E0 ना आने की पॉसिबिलिटी है 0.992। हमें बर्थडे एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो वी नो कि पी ई प्लस पी ई नॉट का जो रिजल्ट होता है होने और ना होने की प्रायिकता 1। तो पी ई नॉट भर दिया, तो पी ई कितना आ गया 1 माइनस 0.992। तो क्या आया 0.008। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बर्थडे विल बी ऑन द सेम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 11 से। यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर हम टेंजेंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से होके जाता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेंजेंट ले लिया ए बी, और फिर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या नाम है उस परपेंडिकुलर का, सी डी। ठीक है, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी डी ऑन टेंजेंट ए बी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब सो एंगल सी डी बी कितना होगा 90 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये गिवन चीज़ है। ठीक है, हमने नहीं किया, क्वेश्चन वाले ने खुद कमांड दी है इसकी। और हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल ओ डी बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्या रीज़न देंगे, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, आप इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करो, दोनों ही 90 के हैं और दोनों ही सेम एंगल है, एंगल डी। तो और एक ही तरफ को जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है सी डी, वो कहाँ से पास करके जा रहा है, सेंटर ओ डी से ही पास करके जा रहा है। वाई, बिकॉज ओ डी का एक्सटेंशन ही सी डी है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें ये क्या पता चलता है, दैट सी डी इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। हिंदी में सी डी वृत्त के केंद्र से होके ही जा रहा है। इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करके ये पता चलता है। इसी क्वेश्चन का और पार्ट है, या तो ये कर सकते हैं, क्या है वो कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और किसके द्वारा, त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो कितना होगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। तो शुरू में क्या कर लेते हैं हम, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या जिस रूप में व्यक्त होती है उसके बराबर होगी। और ए एंड बी क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब इससे ज़्यादा भी डिवाइड नहीं हो सकते, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एंड बी को प्राइम, ठीक है इंग्लिश में। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें इधर को ले जाएंगे। 3 प्लस का था, माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ पे ये क्या बन गया और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड कर दिया, यहाँ एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, इरेशनल नंबर इक्वल टू आ रहा है रैशनल नंबर, आप परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ रॉन्ग भी लिख सकते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण हुआ। क्या गलत माना, 3 जमा 2√5 को क्या मान लिया था, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, ये लाइन लास्ट में ज़रूर लिखते हैं। इसलिए 3 जमा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं लास्ट में कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, हैंस 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 22 टर्म्स का योग ज्ञात कीजिए। डी 7 है और 22वीं टर्म 149 है। तो हमें डी तो पता है लेकिन ए नहीं है पता, तो पहले ए निकाल देते हैं। ए 22 बराबर है, क्या फॉर्मूला, ए + 21 ए 22 की वैल्यू ए + 21 गुणा 7 भर दिया, 147 हो गया। ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब S22 ढूंढ लेते हैं। S22 के लिए फॉर्मूला है क्या, n/2 a + l। ये छोटे वाला क्यों, कारण है फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो n/2 मीन्स 22/2 और 2 प्लस लास्ट टर्म 149। तो 11 से जब गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 5 55, 1 56, 11 कम 11, 5 16। ये आ गया आपका S22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हैं। यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x + y कितना आ गया, 10/2। यानी ये दूसरी इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई करके थोड़ी छोटी कर दी, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 दे दें, इसको फर्स्ट। अब हम एक वैल्यू खुद पुट करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं पहले। x क्या पुट कर रहे हैं, सपोज करो 0, तो x 0 + y 5 आ रहा है, तो y कितना आ गया, 5। अब हम x क्या पुट कर रहे हैं, अगर हम x क्या पुट करें 1, तो ये बन जाएगा 1 + y = 5। y कितना आ जाएगा, 5 - 1 = 4। टेबल ज़रूर बनाना है इनका। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। जब आपने x पुट किया तो y क्या आया, शुरू में 0 पुट किया तो y आया 5, और यहाँ पे 1 पुट किया तो 4 आया। एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ निकाल लें आप। और अब x आप क्या पुट करो 2, तो क्या होता है 2 + y = 5, y आ गया 5 - 2 3। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। उसी तरह से आप सेकंड का टेबल बनाएं। क्या है सेकंड इक्वेशन आपके पास, x + y 5 इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आप x की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, x + y = 5 ही आया था ना।
तो इक्वेशन नंबर 2 का जो टेबल है वो भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन 2 का टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिकोड कर दिया है इसको। क्योंकि अब आप ग्राफ बनाओ 0 5 1 4, यानी x की मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 और y की 1 2 3 4 5। देखो दोनों ही इक्वेशंस का जो टेबल है बिल्कुल डिक्टो बनेगा, क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी x + y 5 ही है। ठीक है, इसलिए हमने दूसरी का टेबल नहीं बनाया। रिप्रेजेंट 0 5, ये 0 0 होता है, तो 0 5 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। फिर है 1 4, 1 और 4 यहाँ पे। फिर है 2 3, 2 और 3 यहाँ पे। तो इनको मिलाने से एक लाइन बनेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर का सम है 365। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव इंटीजर या क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। तो मान लेंगे हम, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, वो क्या माना हमने? x। इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो 1 ऐड करने से आता है। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न जैसा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है इनके स्क्वायर्स का सम है 365। उनके स्क्वायर्स का सम है 365। ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। ये बन गया 2x² + 1 + 2x - 365 = 0। ये 1 प्लस का ये रिज़ल्ट आया। अब इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है अगर हम 2 यहाँ से कॉमन उठा लें। यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा क्या आएगा अंदर, 182। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगले स्टेप में वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा 0 को डिवाइड करके। ये जो आपके पास आई वैल्यू, अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको गुणनखंड कर दो, फैक्टर कर दो। क्या करते हैं, बीच वाले टर्म के 2 हिस्से करते हैं, उनको जोड़ो तो ये बनना चाहिए 1x, गुणा करें तो 182। तो इसके लिए 182 के आप गुणनखंड कर दो। ठीक है, ये आए। इन गुणनखंडों को 3 हिस्से हैं, 2 में कन्वर्ट कर दो, 7 2 14 और 13। तो प्लस का 14x - 13x होता है 1x, और इनकी मल्टीप्लाई 182। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x + 14 - 13 ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा, x। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 13 के टेबल में 182, 14 जा करके। ठीक, ये दोनों सेम, तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है। बाहर की वैल्यू कलेक्ट कर ली, अंदर की वैल्यू कलेक्ट कर ली, कंपेयर कर देंगे 0 से। x आ गया 13 और x आ गया -14। जो पूर्णांक के धनात्मक है तो माइनस वाली संख्या को रिजेक्ट करेंगे, तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया, 13, और दूसरा कितना आया, 13 + 1 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 8 के 8.3 एक्सरसाइज से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम यहाँ पे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हमें कॉस में जाना है तो कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं
1/sin θ, ठीक। कॉट को cos θ/sin θ, और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वेयर। ये क्या बन जाएगा, फिर एलसीएम आ जाएगा sin θ, ऊपर क्या आ जाएगा 1 - cos θ, ठीक है, स्क्वेयर। अब क्या बन जाएगा, स्क्वेयर दे दो इनको, और नीचे sin θ का स्क्वायर मतलब sin² θ। 1 - cos θ का स्क्वायर मतलब 1 - cos θ कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। sin² θ को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² θ। कैसे, क्योंकि sin² θ प्लस cos² θ कितना होता है, 1, तो sin² θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - cos² θ, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1² 1 ही होता है। अब ऊपर क्या है, 1 - cos θ। अब नीचे देखो आप, a² - b² हो क्या होता है, a + b इंटू a - b, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। सेम से सेम कैंसल, और ये बच गया 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 तो कर लिया था हमने, लेकिन इसका दूसरा और वाला पार्ट, वहाँ पे क्या है कि y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह से है, जो p है वो है 2, -3, और जो q है वो है 10, और y, इनका जो डिस्टेंस है पी क्यू वो दे रखा है 10 यूनिट, ठीक है। आपको y फाइंड आउट करना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे, पी क्यू इक्वल टू √, वैल्यू भर देंगे। पी क्यू में x2 है 10 और x1 है 1, y2 है y और y1 है -3, 2 माइनस इकट्ठा हो गए √। पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 10। अब ये बन गया 8² प्लस, यहाँ पे क्या बन गया, माइनस प्लस स्क्वेयर, ठीक। ये बन गया 64 प्लस a² प्लस b² प्लस 2 × a × b, साथ में रूट। तो ये क्या बन जाएगा, y² + 9 प्लस 6y प्लस 64, रूट यहाँ 10। अब रूट जब मैं यहाँ से हटाऊँगा तो ये रूट इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया 100, 64 को भी मैं इधर ले आऊँगा -64, और बाकी इधर ही रहने देता हूँ, y² प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 36 बच गया, y² प्लस 6y प्लस 9। अब 36 को भी उधर ले जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बन जाएगा, y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 = 0। अब यहाँ पे 36 और 9 का डिफरेंस कितना है, 25, तो बन जाएगा y² प्लस 6y माइनस 25, 25 बना या 27 बना, 27। अब जो इक्वेशन हमारे पास है इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन, इस तरह से कि बीच वाली टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ना है, जोड़ें तो 6y बने, मल्टीप्लाई करें तो 27 बने। तो ऐसा है 9y - 3y बन गया 6y, 9 3 ज़ा 27 भी होता है, y कॉमन, -3 कॉमन, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, y - 3 y प्लस 9,
y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। y यहाँ से आ गया 3 और y आ गया माइनस का 9। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट की सुई, उसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है, वो 5 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करेगी, वो हमें क्षेत्रफल उसका निकालना है। तो इस घड़ी आप जानते हैं सर्कुलर होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, घड़ी की सुई की लंबाई। तो घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी है। अब हमें घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण पता करना है। तो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया कोण कैसे पता चलेगा। टोटल कोण कितना होता है, 360 होता है ना, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये आ गया एक मिनट में बनाया कोण, 360 डिवाइडेड बाई 60, और 5 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना 30 डिग्री। ठीक, अब हम निकाल लेंगे। सो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये है 1 0 से 1 0, 3 बार ये 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 11 बाई 2 3 6, ये आ गया 11 गुणा 14/3। तो कितना हो गया, 14 10 140, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन है 30वां, tan p माइनस कॉट आर पता करना है। तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी हमें लंब और आधार की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो ही भुजाएं पता है, तीसरी पता करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी आर है 13, पी क्यू है 12, और क्यू आर पता नहीं है, 169 144 प्लस क्यू आर स्क्वेयर। 169 से 144 माइनस हो गया, 25 बचा, रूट कैसे लगा, स्क्वेयर इधर आया, तो क्यू आर कितना आ गया, 5। ठीक, अब हम पहले tan p निकाल लेते हैं। तो tan p, ध्यान से देखना, p जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड बन जाती है परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल बना है ना, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, क्यू आर। जो tan का फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बेस ऐसे ये दिख रहा है, पर इस वक्त ये एंगल जहाँ बनता है उसके कारण ये परपेंडिकुलर हो गया है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है, बेस। तो ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कितनी वैल्यू है इसकी, क्यू आर की 5 और इसकी 12। कॉट आर वो क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। देखो एंगल यहाँ बना है, तो बेस कौन है, ये क्यू आर, जहाँ पे एंगल बना है उसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई ये वाली, तो बेस ये हुआ। और फिर पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, तो 5/12। tan p माइनस कॉट आर कर देते हैं, 5/12 माइनस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंडीय विधि से आपको मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स। तो वही जो हम करते आए हैं, a इंटू सी की मल्टीप्लाई 2 इंटू -6 रफ में -12,
बीच वाले टर्म के 2 हिस्से करने हैं, इस तरह से उनको जोड़ें तो दोबारा बीच वाली टर्म बन जाए, और उन 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो -12 बन जाए। तो इसके लिए 12 के फैक्टर करो, 3 फैक्टर्स है, 2 में कन्वर्ट करो, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 4 × 3 से 12 भी बनता है, और प्लस का 4x माइनस का 3x x भी बनाता है। ये x के 2 पार्ट हो गए, कॉमन ले लिया 2x, यहाँ बचा x, प्लस 2 2 ज़ा 2 बचा, x बाहर है, -3x अंदर, माइनस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस माइनस तो कितना बचा, 3 2 ज़ा, ये दोनों सेम आने चाहिए, तो 2x माइनस 3 एक बार इसको लिखते हैं और एक बार जो अंदर है उसको लिखते हैं, कंपेयर करते हैं 0 से, तो यहाँ पे 2x आ गया 3x आ गया 3/2 और यहाँ पे x आ गया -2, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल में एक टेंजेंट है, एक पॉइंट है, वहाँ से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है, लिखा हुआ है पॉइंट ए है, इसका नाम 5 सेंटीमीटर दूर है ये सेंटर से, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर है, रेडियस पता करनी है, ठीक है। नाम दे दो, क्या लिखेंगे हम, यहाँ ए बी स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर, समकोण क्यों, क्योंकि टेंजेंट और त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज है। कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ बी स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना बचा 9 स्क्वायर रूट बन गया इधर आके, तो ओ बी कितना आ गया 3, तो त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 33, वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आधारभूत प्रमेय का है, मैं इसको हिंदी में करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, पूछा है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। पहले समझाते हैं, एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर, मान लो BC के समांतर एक रेखा में खींच लेता हूँ, नाम दे दिया DE, जो कि अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, ये जो रेखा है AB भुजा को D पे प्रतिच्छेद कर रही है, AC को E पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध क्या करना है कि यह रेखा उन दो भुजाओं को यानी AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि इस भुजा ने इसको समान अनुपात में बांटा, का मतलब क्या हुआ, पहले अनुपात में लिखो, इसको भी अनुपात में लिखो क्योंकि इसके 2 टुकड़े हो गए। ये जो अनुपात हैं ये क्या है, समान है, यानी जैसे ये बंटी AB बंट गई 2 हिस्सों में DE के कारण, और AC भी बंट गई 2 हिस्सों में, तो ये जो 2 हिस्से हुए ये आपस में क्या है भी बराबर है, ये प्रूव करना है। और दिया क्या है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतरली है BC के, और ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो ये हमने क्वेश्चन पूरी तरह से समझ लिया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहले हमें रचना करनी होगी। रचना में क्या होगा, हम D से AC के ऊपर क्या गिराएंगे, लंब, नाम रख देंगे क्या, DM। क्या लिखेंगे, हमने D से AC के ऊपर DM
परपेंडिकुलर गिराया और ई से इसके ऊपर गिराएंगे ए बी के ऊपर। क्या नाम देंगे? ई एन। परपेंडिकुलर गिराया, ये रचना हो गई। और बी ई और डी सी को मिलाया। ठीक, रचना वाली स्टेटमेंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है हमें? इस ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई। वो क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार अगर मैं ए डी को मानता हूं ए डी ई त्रिभुज में, तो लंब क्या होगा ए डी के ऊपर जो पड़ा हुआ है? ई एन। ये आ गया इसका क्षेत्रफल नंबर 1। ठीक, उसी तरह से इस त्रिभुज के नीचे वाले त्रिभुज बी ई डी, कौन सी? बी ई डी। त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, उसका भी वही होगा 1/2 गुणा आधार अगर मैं क्या मानता हूं? बी डी। तो बी डी के ऊपर लंब कौन है? ई एन, क्योंकि ई एन जो है पूरे ए बी लाइन का परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो इसकी लंब भी क्या होगा? ई एन ए। ठीक, ये नंबर 2। ठीक है, उसी तरह से अब हम ए डी ई का एरिया अगेन निकालेंगे। अगेन एरिया ऑफ ए डी ई, या क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई 1/2। अब आधार हम किसको मानेंगे? ए ई को। पहले ए डी को माना था। जब ए ई को मान लिया तो इसके ऊपर लंब क्या है? डी एम। ये दे दो नंबर 3। अब इस वाली त्रिभुज कौन सी? डी ई सी। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल वो क्या होता है? 1/2। आधार क्या माना? सी ई। क्या माना? सी ई। तो लंब कौन है? सी ई या ए सी के ऊपर लंब कौन है? पूरी के ऊपर डी एम है ना, तो इसके ऊपर भी डी एम होगा। इसको दे देंगे 4। अब हम काम करेंगे क्या? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सॉरी, सेकंड वो है ऊपर, और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड ये रही, और इसको कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यह है फर्स्ट ना। जब हमने डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट डिवाइड होगी। त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, या एरिया भी लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ये है ए डी का ना, और बी ई डी का क्या है? हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। यहाँ पे ई एन से ई एन हाफ से आप कैंसल, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया आपके पास ए डी अपॉन बी डी, जो कि हमारे पास ये है, अभी इतना बना। उसी तरह से जब हम थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे, यह थर्ड यह फोर्थ, तब क्या होगा? थर्ड क्या है? एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल बटा फोर्थ क्या है? त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज लगा लो आगे, वो क्या है? हाफ इंटू क्या है हमारे पास आगे? ए डी ई का क्षेत्रफल तीसरी में ए ई इंटू डी एम, और डी ई सी का हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम।
डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो जो बचा वो क्या बचा, ए ई अपॉन सी ई। ठीक, ए ई अपॉन ई सी या सी ई, एक ही बात है। जो यहाँ पे बचा उसको दे दो ए नाम, जो यहाँ पे बचा उसको दे दो बी नाम। यानी हमने जब क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला तो वो आ गई आपके पास दोनों भुजाओं का अनुपात। इस तरह से हमने निकाला। ट्रिक क्या है याद रखने की कि 4 बार क्षेत्रफल आपने निकालना है। 2 बार इस ऊपर वाली का और एक बार इनका। तो ऊपर वाली का एक बार लेफ्ट साइड वाली के साथ निकालेंगे और ऊपर वाली का एक बार राइट साइड के वाली के साथ निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। फिर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें क्या आनी चाहिए आपस में, अब इक्वल आनी चाहिए। ये जो रेशियो आई और ये जो रेशियो आई आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल। देखो इसमें जो क्षेत्रफलों की रेशियो है इसमें ऊपर वाली त्रिभुज तो सेम है, नीचे वाली त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी अगर सेम हो जाए तो ये अनुपात अपने आप ही क्या आ जाएंगे, बराबर। तो इसके लिए हम देखेंगे जो त्रिभुज है नीचे वाली बीईडी, त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज डीईसी का उभयनिष्ठ आधार है। क्या नाम है उसका, डीसी के ऊपर बनी हुई है दोनों, और दोनों त्रिभुजें दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच में स्थित है ना। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, अगर दो ट्रायंगल्स का एक ही आधार हो और दो त्रिभुजें दो पैरेलल रेखाओं के बीच में स्थित हो, इसलिए उनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको दे दो नाम सी। अब देखो ऊपर वाली तो इक्वल थे ही, नीचे वाले क्षेत्रफल भी क्या हो गए आपस में इक्वल। तो ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम ए बी और सी से। ए बी और सी को जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रिलेशन बन गया, ये दोनों इक्वल ही प्रूव करने थे ना, हैंस प्रूव्ड। 34वां क्वेश्चन समझने जैसा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब एक मीनार है यहाँ पे, और धरती का जो ये बिंदु है ये मीनार की जहाँ से शुरुआत हुई है वहां से 30 मीटर दूरी पर है। ठीक, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जब कोई देखता है मीनार को तो कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु की दूरी। ए से दूरी 30 मीटर है, और लिख क्या सकते हैं इसको, ए बी, है ना। और एंगल सी ए बी कितना है, उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, जो कि क्या है BC, वो पता करनी है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखो जो चीज़ पता करनी है उसको लिखो ऊपर, जो चीज़ पता है उसको लिखो नीचे। ये बन गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री। BC कितना है पता नहीं, AB है 30, tan 30 होता है 1/√3। तो ये क्या बन गया, 30 आ गया ऊपर। इसको परिमेयकरण कर देंगे, √3 से गुणा और भाग करके, 3 3 9 9 का √3, 30 √3
ये आ गया 10√3। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। दोनों कोण ज्ञात करने हैं, तो मान लेते हैं पहला कोण या बड़ा कोण क्या मान लिया, x, इसलिए छोटा कोण क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि वो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ संपूरक है तो दोनों का योगफल 180 डिग्री है। ठीक है, अब आप x की वैल्यू जो है वो सीधी इक्वेशन नंबर 2 में भर देंगे। x बराबर y जमा 18, इसमें 2 में भरने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 2y 180 माइनस 18, y कितना आ गया यहाँ पे 162/2, कितना आ गया 81 डिग्री। y बराबर है 81, कहाँ भरेंगे हम, कहीं भी भर दें आप, एक में भरने पर। तो x बराबर है 81 प्लस 18, 99 डिग्री, इसलिए बड़ा कोण 99 डिग्री, ये लिखेंगे लास्ट लाइन, और छोटा कोण 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर कितनी भुजा है इसकी, 7 सेंटीमीटर की। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला मतलब ऐसा जैसा कॉलीनुमा इस तरह का, वो इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी जगह वो घेर देगा, है ना, ऊपर को ऐसा होगा दिखने में। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही इसका व्यास हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो इसके ऊपर नहीं रख सकते। तो इस प्रकार जो ठोस बन गया, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले डिटेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्ध गोले की व्यास वो भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है ना, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 ही हो सकता है। त्रिज्या भी लिख दो इसकी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखना है, ये जो आपके पास ठोस बना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस किससे मिलके बना है, घन से, तो घन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आप बोलेंगे माइनस क्यों, क्योंकि ये जो कॉली इसके ऊपर रखी तो इतना जो हिस्सा है वो इसने ढक दिया, वो तो क्षेत्रफल से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो घन का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू जब आप भरेंगे 6 गुणा 7 गुणा 7 प्लस, देखो 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर कम हो गया, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या भी वही होगी जो इसकी है अर्धगोले की, तो ये पाई आर स्क्वायर यही हिसाब लिख दो आप। तो 6 7 42, 42 गुणा 7, 7 2 14, और 7 चौक 28, 29। ठीक, अब प्लस 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 11 बाई, ये बन गया 11 7 77/2, तो 294 प्लस, अब इसको 77/2 कितना बन गया, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5। तो 294 प्लस 38.5 कितना हो गया, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3। ये आ गया आपके पास इस ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का और पार्ट भी है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है।
यानी ऐसा दिखता है वो बर्तन। फिर इसकी ऊंचाई 8 है। कितनी? 8 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है। अब इस बर्तन में कुछ गोलियां डाल दी कांच की। ठीक है। ऐसी गोलियां डाली जिनकी त्रिज्या 0 पॉइंट कितनी 5 सेंटीमीटर है। ठीक। अब क्या है, जब गोलियां डाली भारी बर्तन में तो कुछ पानी बाहर निकल गया। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी कितनी गोलियां इसमें डाली? जितनी गोलियां डाली यानी जितनी गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो पहले समझते हैं। हम लिख लेंगे डिटेल, लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये डिटेल हो गई शंक्वाकार बर्तन की। अब शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशा गोला ये एक तरह का 0.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब ये शीशे की गोलियां पानी के बर्तन में डाली गई तो पानी कितना निकलेगा? उतना ही जितना गोलियों का आयतन होगा। कितना पानी निकलेगा? जितना गोलियों का आयतन होगा। ठीक है। तो हमें गोलियों की संख्या नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या क्या मान ली? n। ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर घन। और सभी गोलियों का आयतन कितना होगा? सभी गोलियों का आयतन कितनी है? सारी गोलियां n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से समझना, प्रश्न कह रहा है कि इसमें गोलियां डाली और पानी बाहर निकला, तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना कि गोलियों का आयतन होगा। ठीक है। पानी कितना निकला बाहर? 1/4, चौथा हिस्सा। इस शंकु का चौथा हिस्सा पानी बाहर निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इस शंकु के आयतन का चौथा हिस्सा और गोलियों का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहता है 1/4 ऑफ शंकु का आयतन, इतना पानी बाहर निकला, जितना पानी बाहर निकला उतना ही तो गोलियों का भी आयतन होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना। अब वैल्यू भर देंगे। 1/4 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। छोटा करते हैं थोड़ा। और 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? 1/4। आर स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू 5 और एच कितना है? 8। n इंटू यहाँ पे क्या बन गया? ध्यान से n इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर? इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या होगा? n निकालना है ना, तो n छोड़ो एक तरफ यहीं पे, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगी। ये कितना बन गया? 5 5 25 तो ने 50। ये आ गया 50। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड। 5 भी नीचे आ गया, अगला 5 भी, अगला 5 भी, सब 5 नीचे आ गए। और इनके डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 इंटू 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दी। समझ आया? क्योंकि 5/10 बनेगा ना, डेसिमल हटेगा तो। इनके 10 ऊपर लिख लिए। अब 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 2 दूने 4, 2 से 2 कैंसिल। 50 गुणा 2 कितना हो गया? n आ गया 100। इसलिए गोलियों की संख्या 100। क्लियर? 36वां सवाल नूरी और सोनू की आयु के संबंधों के बारे में है। ऐसे सवाल हो तो सबसे पहले आप
बिना क्वेश्चन पढ़े पहले क्या कर लो, उनकी वर्तमान आयु मान लो। तो माना इसकी नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, x, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी, y। अब सवाल पढ़ो, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। इस रिलेशन को छोड़ के पहले 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x - 5, और सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु y - 5। अब सुनेंगे प्रश्न की, प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा वो सोनू की आयु की 3 गुना थी, सोनू की आयु की 3 गुना। समझ आ गई स्टेटमेंट, ये बन गया 3y - 15। इकट्ठा कर देंगे इनको, ये आ गई एक स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, 10 वर्ष पश्चात की, 10 वर्ष पश्चात की। 10 वर्ष पश्चात का रिलेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आयु निकालेंगे इनकी। नूरी की आयु तो कितनी होगी, x + 10, अभी से 10 साल बाद इतनी होगी। सोनू की y + 10। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी आयु का संबंध क्या बता रहे हैं ये, कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की जो आयु है उसकी दुगनी रह जाएगी। नूरी की आयु दुगनी ऑफ सोनू की आयु, ठीक है। तो x + 10 बराबर है 2y + 20। x - 2y इधर ले आए, 2y 10। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 कर दो, एलिमिनेट, ठीक है। तो x - 3y = -10, x - 2y = 10। जब हम माइनस करेंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बन गया, 3 से 2 गए 1y, 10 10 - 20 हो गए, y कितना आ गया 20। तो y का मान कहाँ भरेंगे, y का मान किसी में भी भर दो आप। कौन सी इक्वेशन है इजी, 2 में भरने पर। जब 2 में भरेंगे तो x - 2 × 20 बराबर है 10, x - 40 बराबर है 10, x बराबर है 10 × 40, 10 × 40 कितना हो गया 50। इसका मतलब नूरी की वर्तमान आयु आ गई 50, ये लिखेंगे लास्ट लाइन में, और सोनू की वर्तमान आयु आ गई 20, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक निकालने के बारे में। ये खपत है बिजली की यूनिट की, और यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या है कि कौन से उपभोक्ता कितनी यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं। 4 5 13 20 14 8 4, एक टेबल बच गया, 185 टू 205। तो अब इसमें हमें माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस आगे क्या आता है यहाँ पे n/2 - CF/F × H, ये सारी चीज़ें आती है। तो इस टेबल को हमें अभी कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास कितने उपभोक्ता हैं टोटल बताया है इन्होंने, 68 उपभोक्ता, यानी इन सब का योग कितना है 68, n है 68। तो n आप समझ गए होंगे, n है 68 उपभोक्ताओं की संख्या, तो n/2 कितना आया 68/2 मतलब 34। उसके बाद हमारे पास f ढूंढेंगे, f होती है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कितनी है बारंबारता 20, तो f कितना आ गया 20। f वाली लाइन में ही हम लोअर क्लास लेते हैं, तो कितना आया 125। और CF क्या होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी उसका टेबल यहाँ बनाना पड़ेगा। CF क्या होता है बारंबारताओं का योग, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 बारंबारताओं का योग होगा, 4 × 5 9, यहाँ पे 3 का होगा 22 हो गया, यहाँ पे 4 का होगा
42 हो गया, यहाँ पे 5 का होगा 56 हो गया, 64 हो गया, 68 हो गया। क्या करते हैं, योग करते चलते हैं, सेकंड लाइन में तो 2 का, थर्ड में तो 3 का, इस तरह से, ठीक है। तो सी एफ कौन सी ली जाती है, जहां से एफ लिया है उससे एक पीछे की, तो कौन आई 22। और एच क्या होता है आपका, ये जो साइज है 65 से 85 के बीच का गैप 20। फॉर्मूला पुट कर दो माध्यक का, माध्यक बराबर है एल मतलब कितना 125 प्लस एन बाई 2 मतलब 34, सी एफ मतलब 22, एफ मतलब 20, एच मतलब 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, 125 प्लस 34 से 22 गया, कितना बचा 12, तो कितना आ गया है 137, ये आ गया आपका माध्यक और 5 नंबर पक्के। तो इस तरह से ये पूरा सीरीज ए फिनिश हुआ। आप देखें कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।